हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्रीलंका के बारे में, यानी कि श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। आई होप कि आपने अभी तक इस न्यूज़ के बारे में, इसकी जो हेडलाइंस है वो आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस की हर एक बात के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोई भी देश जब बैंकरप्ट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं क्रिएट। ठीक है, उसको कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहिए, हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका यानी कि महिंदा राजापक्ष। ठीक है, ये है, इन्होंने अनाउंस कर दिया फाइनली जनवरी 2022 में कि हमारा जो देश है वो बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ा है। अब आप ये जानना चाहोगे कि ऐसे कौन सी रीजंस रहे हैं जिस वजह से श्रीलंका की पब्लिक को यानी श्रीलंका की गवर्नमेंट को ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस के जो दिन है या फिर जो ये टाइम है ये उनको देखना पड़ रहा है। इसके पीछे का मेजर कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कोविड क्राइसिस। जैसा कि आप सभी को ये चीज़ पता है कि कोविड क्राइसिस यानी कि इस कोविड ने हर देश को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाया है, बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। हर देश फाइनेंशियल वीक हो रखा है। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं श्रीलंका पर पड़ा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट था लॉस इन टूरिज्म, जिसमें टूरिज्म यानी कि श्रीलंका को 10% जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, यानी जो 10% टूरिज्म से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इवन उसमें भी उसको नुकसान हुआ। तीसरा आया हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब कि सरकार, कहते हैं ना कई बार हमारी इनकम 1 रुपए है लेकिन हम खर्च कर रहे हैं 2 रुपए। सेम उसी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया और उसने, उसकी इनकम इस लेवल पर नहीं थी लेकिन उसने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया। ठीक है, और उसने लोगों के यानी कि वहाँ की पब्लिक के जो टैक्स थे उनको माफ़ किया यानी कट किया। अगर वहाँ की पब्लिक को 2 रुपए टैक्स पे करना था तो वहाँ की गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया, उनको 1 रुपए टैक्स पे करने को बोला, और जिस वजह से गवर्नमेंट पैसा था वो उस लेवल पे इकट्ठा नहीं हो पाया और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट होती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरोडिंग स्टेट्स रेवेन्यू, यानी कि वहाँ के राज्य में राजस्व कमी, यानी कि वहाँ के जो खजाना था, वहाँ के जो पैसा था, वहाँ के जो रेवेन्यू था वो उनके पास नहीं बचा। दूसरा वहाँ की मैं, और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब वहाँ पर गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, धीरे धीरे जैसे उनके पास पैसों की कमी होती चली गई और ये सारी चीज़ें उस देश में महंगाई बढ़ाती चली गई। और नवंबर में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पर मनी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि 11.1% प्राइस एस्केलेट किए, यानी कि 11.1% अमाउंट, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर थीं, जो भी चीज़ें खरीदनी, मतलब जो भी चीज़ें वहाँ की बिकती थीं, उन सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते चले गए। और ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो कम से कम वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया 5 लाख लोग, यानी श्रीलंका में जो वहाँ की जो तादाद थी, वहाँ के जो लोग थे, उसमें से कम 5 लाख लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ चुके थे, यानी गरीबी रेखा से नीचे उनकी हालत हो चुकी थी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर यानी राजापक्ष ने डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका टू बी एन इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी कि इकोनॉमिक इमरजेंसी में वो श्रीलंका गुजर रहा है। और उन्होंने मिलिट्री को ये चीज़ इंश्योर कर दी कि वहां के जो राइस एंड शुगर हैं उनको सरकारी दामों पर बेचा जाए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिन वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में आया, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कुछ मेजर पॉइंट्स बता दिए। आई होप कि आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हो चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम कई बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें डिटेल में चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? कोविड क्राइसिस, लॉस इन टूरिज्म, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स कट्स, इरोडिंग स्टेट्स रेवेन्यू, महंगाई का बढ़ना जो कि नवंबर में 11.1% प्राइसेस एस्केलेट हुए, 5 लाख लोग करीब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर राजपक्ष ने, उन्होंने आर्मी को ये चीज़ इंश्योर करी कि वहाँ के राइस एंड शुगर को गवर्नमेंट प्राइसेस पर बेचा जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट बात, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोविड, टूरिज्म, टैक्सेस कट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेवेन्यू, इरोडिंग रेवेन्यू, ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको वहाँ के बारे, स्थिति के बारे में बताने वाला हूँ कि वहाँ की जो जनता है वो कौन कौन सी परेशानियों से गुजर रही है। पहली चीज़, वहाँ के जो फॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि डिप्टी गवर्नर WA विज वर्डना, उन्होंने वार्न कर दिया वहाँ के लोगों को, और उन्होंने कहा ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस ही नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, यानी कि जनता की नाकदरी,
और बर्बादी। पहला केस मैं आपको बताता हूं। वहां का एक ड्राइवर, एक चालक अनुरुद्धा परगम्मा, उसने बताया कि हम यहाँ की महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए सब कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है। अपने कार की वो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। इवन वो उनको एक नौकरी नहीं, दो दो नौकरियां करनी पड़ रही हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और उनके परिवार ने 3 टाइम खाना खाने की बजाय 2 टाइम खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तो इस लेवल पे वहाँ की हालत ख़राब है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, एक विलेज ग्रोसर, वहां पर वो 1 किलो के पैकेट को, यानी दूध का जो 1 केजी का पैकेट होता है, उसने 100 ग्राम यानी कि 100 ml में डिवाइड करके कस्टमर्स को बेचा, क्योंकि वहां पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे 1 केजी मिल्क के पैकेट को। ठीक है। तीसरा आप यहां पर देखो, तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर कई ऐसे जो रिच हैं या जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, वो वहाँ से श्रीलंका छोड़कर जाने की बात करने लगे हैं कि मुझे इस देश में नहीं रहना है। लेकिन जो बूढ़े सिटीजन्स हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बर्बादी होने वाली है। नेक्स्ट, वहाँ के लोग अपनी जॉब्स खोने लग गए हैं। वहाँ की जो GDP है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि शेयर हो रही है। टूरिज्म, रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म विच यूजली कंट्रीब्यूट मोर देन 10% ऑफ GDP, मतलब वहाँ की जो टूरिज्म से 10% GDP में इंक्लूड होता था, वो भी नहीं हो पा रहा। 2 लाख लोग कम से कम अपनी नौकरियाँ, अपनी जीवनी खो चुके थे। तो बहुत सारी परिस्थितियों से वहाँ की जनता गुजर रही है। और आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए कि कौन सी परेशानियाँ थी जिस वजह से वहाँ की जनता प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रही है। अब मैं बात करने वाला हूँ सम डिजिटल डेटा, यानी कि एक ऐसा डेटा जिससे मैं आपको अवेयर कराने वाला हूं कि एग्जैक्टली श्रीलंका पर कर्जा कितना है। सबसे पहला यहां पर पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो ये श्रीलंका ने चाइना से कम $5 बिलियन कर्जा ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है। और उसके बाद भी उसके देश में जब प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाई, तब उसने बीजिंग से भी $1 बिलियन कर्जा और लिया। उसने सोचा कि मैं ये कर्जा लेकर शायद चीजें और ठीक कर दूं, लेकिन वो इन सारी चीजों को ठीक नहीं कर पाया। और इस तरह से उसके ऊपर चाइना के लिए एक अच्छा खासा प्रेशरिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक अच्छा प्रेशराइज कर्जे का श्रीलंका पर आ गया। ठीक है। यानी कि श्रीलंका को चाइना को अच्छा खासा अमाउंट चुकाना था, और लेकिन वो नहीं चुका सकता क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहा है। ठीक है। और इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी और सरकारी जगहों पर, श्रीलंका विल बी रिक्वायर्ड टू रिपे एन एस्टिमेटेड, और श्रीलंका को यानी कि निजी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी श्रीलंका को कम से कम $7.3 बिलियन चुकाने हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स, इंक्लूडिंग $500 मिलियन इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड। अब एक चीज बता देता हूं, जब भी कोई भी देश एक दूसरे देश से पैसे लेता है एज अ लोन, तो वहां पर कुछ वो ऐसे नहीं शेयर करते हैं जैसे कोई पैसा दे दिया या कोई चेक्स दे दिए, ऐसे पैसे कभी भी शेयर नहीं होते। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, मतलब बॉन्ड बनते हैं पैसे के कि इतने बिलियन डॉलर बॉन्ड बनते हैं और वो दिए जाते हैं एक दूसरे को। तो उसी तरह से 500 मिलियन इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड थे, वो भी चुकाने थे जनवरी तक। ठीक है। हाउएवर एज ऑफ नवंबर अवेलेबल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स वर जस्ट 1.6 बिलियन। तो ये सब जो डिजिटल डेटा देख रहे हो कि आप $5 बिलियन चाइना पर था, उसके बाद उसने बीजिंग से $1 बिलियन और लिया, उसके बाद सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी श्रीलंका को $7.3 बिलियन चुकाने थे। ठीक है। उसके बाद उसने जो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड थे वो भी $500 मिलियन के, वो भी चुकाने थे जनवरी तक। तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा देख रहे होगे, वहाँ पर $6 बिलियन, यहाँ पर $500 मिलियन, $7.3 बिलियन, यानी कि पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था श्रीलंका। ये कुछ डिजिटल डेटा था जो कि मैंने आपको दिखाया। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, तो वहाँ के मिनिस्टर्स का भी कुछ कहना है। जैसे कि क्या कहना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मिनिस्टर जो है रमेश पाथिराना, ये कहते हैं कि वे ईरान के साथ अपने पिछले तेल के ऋणों को चाय के साथ चुकाने की उम्मीद करते हैं। उन्हें आवश्यक मुद्रा बचाने के लिए हर महीने $5 मिलियन मूल्य की चाय भेजते हैं। दूसरा कहते हैं इकोनॉमिस्ट हर्षा दे सिल्वा, ये कहते हैं वहाँ के सांसद से कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार अगले साल जनवरी तक -$437 मिलियन होगा, जबकि फरवरी से अक्टूबर 2022 तक सेवा के लिए विदेशी ऋण $4.8 बिलियन होगा। राष्ट्र पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। तीसरा, सेंट्रल बैंक गवर्नर अजीत निवाद कैबरल कहते हैं
कि हम अगर थोड़ी सी शांति रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो हम हमारे श्रीलंका के ऊपर जो भी कर्जा है उसको हम चुका सकते हैं। लेकिन अगर कर्जा चुकाने में कोई सी हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी रिस्क है, तो हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हो गया यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजपक्षा, इन्होंने किसानों से कह दिया कि आप बिना फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से फार्मिंग करिए और उससे जो भी आता है हम उसको बेचकर अब या फिर उससे उसे बेचकर जो भी पैसा आएगा उसको कर्जा चुकाने में लगाएंगे, या फिर जो प्राइसेस महंगे हैं, जो यानी कि जो चीज़ों खाद्य पदार्थों के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, अगर हम बिना पेस्टिसाइड्स और बिना ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों का पेट भी भर सकते हैं, फूड शॉर्टेज नहीं होगी। ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टेम्परली टू ईज द प्रॉब्लम्स। अब इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए श्रीलंका को क्या करना पड़ेगा? श्रीलंका को अपने नेबरिंग कंट्रीज से जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन सब से, ओमान, इन सब से मदद लेनी पड़ेगी। फूड्स, मेडिसिन, फ्यूल, इन सब चीज़ों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनसे मदद मांगनी पड़ेगी और इनको मदद करनी पड़ेगी, इनको फंड देना पड़ेगा। अगर इन देशों ने मदद की तो शायद श्रीलंका को कुछ रिलीफ मिले, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिले। लेकिन एक शर्त पर होगा कि श्रीलंका को, अगर श्रीलंका वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो श्रीलंका को इन देशों को विद हाई इंटरेस्ट पैसे वापस देने होंगे। यहां तक आपको चीज़ें क्लियर हुई कि वहां के मिनिस्टर्स का क्या कहना है। कि तो मैंने आपको अभी तक बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि क्या क्या कारण रहे श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस होने पर, वहाँ के मिनिस्टर्स का कहना क्या है, मैंने आपको वो भी बता दिया। मैंने आपको बताया वहाँ की जनता कौन कौन से हालातों से गुजर रही है, वो भी मैंने चीज़ें बता दी। अब एक मेजर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अगर कोई देश बैंकरप्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश का बैंकरप्ट होना या किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैंकरप्ट होना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे कि इंडिविजुअल या फिर किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कॉरपोरेशन का बैंकरप्ट होना, इट मीन्स तो वहाँ के देश में, जिस देश में ये चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ के देश रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको पनिश करता है या उसकी मदद करता है। ठीक है, लेकिन किसी भी देश, पहली चीज एक और बात बता दूं, कोई भी देश कंप्लीटली बैंकरप्ट नहीं होता है। ठीक है, उसकी मदद की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मदद करती हैं उसको वापस से खड़ा होने के लिए। जैसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? सबसे पहले आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है तो उनकी फाइनेंशियल मदद करता है, और इन दी एंड उस देश, जब वो वापस से चीज़ें सही हो जाती हैं तो उस देश को उसे वापस से पैसा वापस लौटाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों से ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है और देशों की। ठीक है, और अपने नेबरिंग कंट्री से भी मदद मांगनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे व्हेन द ग्रीस इकोनॉमी क्रैश्ड इन 2009। जैसे ग्रीस का एग्जांपल दिया कि जब 2009 में ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तब ये लोग भी कहाँ गए थे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए थे, जहाँ से इनको मदद मिली थी और ये वापस से अपने पैरों पर खड़े हुए। और भी कुछ 4 कंट्रीज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पर बताए हैं कि ऐसे और भी कौन कौन से देश थे जो कि बैंकरप्ट हुए, लेकिन आज के समय में वो अपने पैरों पर सक्षम खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल देश हैं। जैसे कि मैं बात करूं आइसलैंड की, आइसलैंड 2008 में 85 बिलियन डॉलर में कर्जे में था। दूसरा मैं बात करूं अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना 2001 में 145 बिलियन डॉलर कर्जे में था। तीसरा मैं बात करूं रशिया, जो कि आज सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, वो भी 1998 में 17 बिलियन डॉलर कर्जे में था। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैक्सिको की, मैक्सिको 1982 में 80 बिलियन डॉलर कर्जे में था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये भी कभी ना कभी अपने एक टाइम पर बैंकरप्ट या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा सक्षम है और उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और अच्छे से अपना सर्वाइव कर रहे हैं। अब जैसे कुछ और कंट्रीज़ हैं जो कि और अभी भी करेंटली फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जैसे कि ग्रीस हो गया, आयरलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, पुर्तगाल हो गया। तो ये भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, यानी और भी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं।
ठीक है। ऑल्दो देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस दैट लीड सम कंट्रीज टू डेबिट क्राइसिस, अ वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड आउट ऑफ कंट्रोल स्प्रेडिंग। अब एक इन दी एंड अगर मैं बात करूं, अगर आपके मन में एक ख्याल आता है कि इन दी एंड कोई भी देश बैंकरप्ट होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है, तो उसके पीछे मेजर रीजन क्या होता है? उसके पीछे मेजर रीजन बस एक ही, दो ही होते हैं कि सबसे पहले वहां की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यानी वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि वहां की सरकार अपने देश को चलाने में असमर्थ होती है, उसे नहीं तरीका आता है देश को कैसे चलाना है। वो वहां के जो भी उस देश का धन होता है, जो भी उस देश का पैसा होता है, उसको सही से स्पेंड नहीं करती है, सही से इस्तेमाल नहीं करती है, जिस वजह से एक देश कंगाली में आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है एक देश के फाइनेंशियल क्राइसिस में होना या नहीं होना। ये डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप मुझसे ये पूछो कि ये श्रीलंका जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है ये अब कैसे ठीक होगा, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये इनकी मदद करेगा। दूसरा, ये अपने नेबरिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड और भी जो अदर कंट्रीज होंगे उसके, उनसे मदद लेगा। अगर वो उनको अच्छा फंड प्रोवाइड करते हैं तो शायद कुछ रिलीफ मिले श्रीलंका को। और मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी कुछ टाइम में एक बिग अमाउंट फंड अनाउंस भी करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से शायद श्रीलंका को कुछ रिलीफ मिले अपने इस फाइनेंशियल क्राइसिस से, वहाँ की जनता को आराम मिले और चीज़ें कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कट बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या क्या बैंकरप्ट होने के बाद चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, क्या क्या श्रीलंका के साथ चीज़ें रहीं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज़ आप बस एक लाइक और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप इस न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको भी चीज़ें पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।